कोलकाता की गलियों का ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसने कोलकाता वासियों को डरने में मजबूर कर दिया था। इसी केस की वजह से सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट सड़कों में उतर गए थे। लोगों के बीच में ऐसा गुस्सा था कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। ये कहानी इंडियन पुलिस सिस्टम पर सवालिया निशान पैदा करती है। ये कहानी लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी और एक गरीब घर के बेटे की प्रेम कहानी है। ये कहानी प्रियंका तोड़ी और रिजवान उर रहमान के प्रेम और फिर शादी की है, जिस प्रेम का हासिल कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ मौत थी। और उस मौत के तराजू में अमीर घर की लड़की को नहीं बल्कि गरीब घर के लड़के को चढ़ाया गया था। अपने बयान में एक बार फिर से प्यार का दावा करने वाली लड़की पलट गई थी। आखिर क्या हुआ था रिजवान उर रहमान के साथ? क्या ये वाकई सुसाइड केस था या फिर थी इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? आज के एपिसोड में हम 27 साल के उम्र के रिजवान उर रहमान की मर्डर मिस्ट्री के केस को रीओपन करेंगे। रिजवान और प्रियंका की लव स्टोरी एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसके ऊपर एक पूरी फिल्म बन सकती है, लेकिन इस प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। रिजवान एक गरीब घर का लड़का जिसका परिवार कोलकाता के स्लम एरिया में रहा करता था, लेकिन बचपन से ही रिजवान पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। इसने सेंट जेवियर से ग्रेजुएशन किया और फिर ग्राफिक्स का कोर्स करने के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ग्राफिक्स का टीचर बन गया। रिजवान जिस इंस्टीट्यूट में टीचर था वो इंस्टीट्यूट इतना अच्छा था कि वहां लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका तोड़ी ने भी पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। वैसे तो रिजवान प्रियंका का टीचर था, लेकिन उम्र में प्रियंका से केवल 4 साल ही बड़ा था। एक दिन की बात है, रिजवान क्लास में पढ़ा रहा था। प्रियंका भी उसी क्लास में थी, लेकिन प्रियंका का दिमाग पढ़ाई में ना लगकर रिजवान की पर्सनैलिटी में जा रहा था। तब प्रियंका ने अपनी फ्रेंड से कहा भी था, रिजवान सर की बात ही अलग है, ये टीचर ना होते तो मैं इन्हें प्रपोज कर देती। लेकिन प्रियंका को नहीं मालूम था कि मजाक में बोली ये बात एक दिन सच हो जाएगी। किसी को पता भी नहीं चला और पढ़ते पढ़ाते रिजवान और प्रियंका नजदीक आ गए। इन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रिजवान को पता था कि उसकी और प्रियंका की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों के रिलीजन भी अलग थे। इसीलिए रिजवान ने प्रियंका से कहा था, ये इश्क इतना आसान नहीं होने वाला है। तुम शहजादी हो और मैं गरीब इंसान। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। इसके जवाब में प्रियंका ने रिजवान का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बिना घर वालों को बताए ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। फिर घर वालों को मानना ही पड़ेगा। वैसे भी आज के समय में रिलीजन का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है। फिर तारीख आई 18 अगस्त 2007। रिजवान और प्रियंका ने बिना घर वालों को बताए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। दोनों ने साथ में कुछ दिन और रातें बिताई। इसके बाद फिर से दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन अभी तक दोनों में से किसी के घर वालों को नहीं पता चला था कि रिजवान और प्रियंका ने शादी कर ली है। फिर कुछ समय बीत गया और एक दिन अचानक रिजवान के पास प्रियंका का फोन आया। प्रियंका ने रिजवान से कहा, अब मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना। मेरा घर में मन ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अपने अपने घर वालों को बता देना चाहिए। तब रिजवान ने जवाब दिया, पहले मैं बताता हूँ, फिर तुम मेरे घर रहने आ जाना। इसके बाद तुम्हारे घर वालों को अपने आप ही पता चल जाएगा। रिजवान ने अपने घर वालों को बता दिया कि उसने प्रियंका से शादी कर ली है। वैसे तो रिजवान के घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे रिजवान की मां ने हामी भर दी। फिर वो दिन भी आ गया जब प्रियंका अपने पिता का महल छोड़कर रिजवान के छोटे से घर आ गई। उसके घर वालों को पता चला। पिता अशोक तोड़ी
कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचे। वहां घुटने के बल बैठकर बेटी के पांव पकड़ लिए और कहा, बेटी मेरी कई सालों की इज्जत बचा लो, मेरे परिवार की नाक कट जाएगी। मैं किसी भी सूरत में किसी मुसलमान को अपना दामाद नहीं मान सकता हूं। अशोक तोड़ी ने फिर धमकी भरे लहजे में रिजवान से कहा, तुम पीछे हट जाओ, अभी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इतना बोलने के बाद अशोक तोड़ी रिजवान के घर से चले गए। अशोक तोड़ी के जाने के बाद रिजवान के घर वालों को अलग अलग पावरफुल लोगों से धमकियां मिलने लगी। रिजवान और प्रियंका को एहसास हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए कोलकाता पुलिस को लेटर लिखकर पूरा मामला बताया और कहा, प्लीज हम लोगों को सिक्योरिटी दीजिए। कुछ लोग अशोक तोड़ी के कहने पर हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। इस कंप्लेंट के बाद कोलकाता पुलिस ने दिखाया था कि वो कितनी करप्ट हो सकती थी। रिजवान और प्रियंका की मदद करना कोलकाता पुलिस की ड्यूटी थी, लेकिन उन्होंने अशोक तोड़ी का साथ दिया और उन्होंने रिजवान को डराया, धमकाया, यहां तक कहा था कि वो प्रियंका को छोड़ दे, नहीं तो उसे किसी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इल्जाम है कि उस दौर के कोलकाता डीएसपी अजय कुमार ने रिजवान से कहा था कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता तो 1 हफ्ते के लिए प्रियंका को उसके पिता के घर भेज दे। फिर तारीख आई 8 सितंबर 2007। प्रियंका के घर वालों ने एक जाल बिछाया। प्रियंका के चाचा रिजवान के घर ये खबर लेकर पहुंचे कि प्रियंका के पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। साथ ही चाचा ने गारंटी के तौर पर एक बॉन्ड पर सिग्नेचर भी किए कि 1 हफ्ते में प्रियंका को वापस उसके ससुराल छोड़ देंगे। इसके बाद प्रियंका मायके गई। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, वो वापस नहीं आई। रिजवान परेशान होकर पुलिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने को तैयार नहीं थी। करीब करीब 1 महीना बीतने वाला था कि एक दिन रिजवान के मोबाइल की घंटी बजी। उस तरफ उसकी पत्नी प्रियंका थी। वो जोर जोर से रो रही थी। इधर से रिजवान भी रोने लगा। फिर प्रियंका ने रिजवान से कहा, इन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन लिया है, लेकिन तुम मुझे भूलना नहीं। चाहे महीने लग जाएं, साल लग जाएं, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मिस यू। रिजवान ने भी वादा किया, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये आखिरी दिन था जब प्रियंका और रिजवान ने एक दूसरे से बात की थी। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की। प्रियंका को वापस लाने के लिए रिजवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। 19 सितंबर को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को रिजवान ने एक लेटर लिखा और कहा, मैं भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूं। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है। एक एडल्ट होने के नाते मैं और मेरी बीवी प्रियंका ने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की। प्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलवाने में मदद कीजिए। 19 सितंबर को रिजवान ने मदद के लिए लेटर लिखा और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 21 सितंबर को रिजवान की मौत हो गई। उसकी लाश साफ सुथरे कपड़ों में अशोक तोड़ी के घर के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी। उसके सर के पीछे एक चोट का निशान भी था, लेकिन पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए ही रिजवान की मौत को सुसाइड घोषित कर दिया था। पुलिस के इस ऐलान के बाद खूब विरोध प्रदर्शन हुए। अफवाह फैली कि रिजवान की लाश को मॉर्चरी से गायब कर दिया गया है ताकि पुलिस इस मामले की जांच को गुमराह कर सके, सबूत मिटाए जा सके। इस अफवाह के बाद सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस की एक गाड़ी को पब्लिक ने आग लगा दी। कुछ अधिकारी जख्मी भी हुए। कोलकाता जलने लगा। तब उस समय के बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा।
इसी प्रेशर की वजह से एक बार अशोक तोड़ी की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में वो जमानत में रिहा हो गए। फिर तब के कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी का मीडिया में एक बयान आया था। उन्होंने कहा, अशोक तोड़ी की मदद करना पुलिस का फर्ज था। 23 साल तक बेटी को पढ़ाया लिखाया, फिर एक दिन वो किसी के साथ रहने लगी। ऐसा सही तो नहीं है, इसलिए अशोक तोड़ी की मदद करनी चाहिए थी। पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के इस बेतुके बयान के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस के ऊपर फूट गया। प्रसून मुखर्जी और पुलिस विभाग के 4 सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। सरकार के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ा कि केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, लेकिन सीबीआई ने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सुसाइड एंगल से ही की और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनाया गया। लेकिन रिजवान का परिवार मानने को तैयार नहीं था कि रिजवान ने सुसाइड किया है। फिर इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आया। रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना, जिसने रिजवान की डेड बॉडी सबसे पहले देखी थी, उसने अपना एक बयान दर्ज करवाया और कहा, रिजवान की बॉडी को रेलवे ट्रैक पर सबसे पहले मैंने देखा था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने सुसाइड नहीं किया था। उसे किसी ने काफी टॉर्चर किया था और उसके सर के पीछे चोट के निशान भी थे। ये केस सुसाइड का नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना कोर्ट तक पहुंचता कि उससे पहले ही 11 फरवरी 2009 को रेलवे पटरी पर अरिंदम की लाश मिली। अगले ही महीने अरिंदम की शादी होने वाली थी। शरीर की हालत ऐसी थी कि एक नजर देखना मुश्किल था। सिर धड़ से अलग, हाथ टूटा हुआ, बाई पसली के नीचे गहरा जख्म, दाहिनी आंख निकली हुई, ऐसा कि जैसे किसी ने अरिंदम को भी बुरी तरह टॉर्चर करके मारा हो। लेकिन पुलिस ने इस मौत को भी सुसाइड घोषित करने में देरी नहीं की। लेकिन एक सवाल सबके सामने फिर खड़ा हुआ था कि कोई सुसाइड करने से पहले अपनी आंख क्यों निकालेगा। रिजवान के केस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि एक दिन प्रियंका ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी, लेकिन उसने अपने परिवार की असलियत के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि कह दिया कि रिजवान अपने ही परिवार वालों से परेशान था। मुझे उसकी मौत का दुख है, लेकिन मेरे परिवार वालों ने तो कभी उसे कुछ कहा ही नहीं। उसकी मौत के पीछे मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं है। प्रियंका के इस बयान के बाद रिजवान की मां टूट गई थी और कहा, मेरे बेटे ने जिस लड़की से सच्चा प्रेम किया, मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा बोलेगी। मुझे तो लगता था कि वो मेरे बेटे के लिए इंसाफ की मांग करेगी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है इस दुनिया में पैसे के सिवा कुछ भी ताकतवर नहीं है। प्रेम की कीमत तो कौड़ियों के भाव लगाई जाती है। फिर साल 2010 में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि सीबीआई रिजवान और रहमान के साथ हुआ क्या था, सीबीआई उसका पता लगाए। ये सिर्फ सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर भी हो सकता है, इसलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन मर्डर एंगल से भी करे। सीबीआई ने इस मामले में अशोक तोड़ी, उसके साले अनिल सरफगी और भाई प्रदीप तोड़ी को जिम्मेदार मानते हुए चार्जशीट दाखिल की। साथ ही साथ कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी इस केस में दर्ज हैं, लेकिन यह मामला अभी भी कोर्ट में है। कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। आज भी रिजवान और रहमान के परिवार वाले इंसाफ के इंतजार में हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि पैसे और ताकत के आगे गरीबी सड़कों में मुजरा करती है।